नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार हुई। घायलों की संख्या बढ़कर पहुंची 2376। सैन्य सरकार ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को किया ढेर। रुक रुक कर मुठभेड़ जारी। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। भाजपा समेत एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों और प्रबंधन पर होगी गहन चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की जताई उम्मीद। ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति दिया करार। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। म्यांमार में भूकंप के कारण अभी तक मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई, जबकि 2376 लोग घायल हुए हैं। म्यांमार के सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की जानकारी दी। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार यह भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताओ में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों की आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा गया। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। वहीं 101 लोग अभी भी लापता हैं। बैंकॉक में आए भूकंप से हुई मौत से जुड़े आंकड़ों में बदलाव किया गया। पहले मृतकों की संख्या 10 बताई गई, जिसमें अब इसे कम करके 6 किया गया है। बैंकॉक के गवर्नर चार्चाट सिट्टीपंट ने कहा कि गलती से गंभीर रूप से घायल लोगों को मृत मान लिया गया था। साथ ही उन्होंने मलबे में और लोगों के जीवित होने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि भूकंप प्रभावित इलाकों में सुबह से ही तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने भूकंप से हुए नुकसान के बाद दुनिया के देशों से मदद करने का आग्रह किया। म्यांमार में आए भूकंप में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और इस संख्या और बढ़ सकती है। वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग ने कल सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए मार्ग खोल दिए हैं और भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक आसियान से मदद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही दुनिया से कई देशों में आगे बढ़कर म्यांमार की मदद के लिए वो तैयार हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार को सहायता भेजी। 15 टन सहायता सामग्री यंगून पहुंच चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स, पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज, यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर भेजे गए हैं। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की ओर से भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। भारत इन सामग्रियों को जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। साथ ही म्यांमार में जरूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्प नंबर 9595419602 जारी किया गया। वहीं भारतीय दूतावास के अधिकारी भी म्यांमार में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं। थाईलैंड में आए भूकंप से अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। भूकंप के बाद से बैंकॉक में भारतीय दूतावास के अधिकारी थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर 6661881918 जारी किया। थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में
इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। म्यांमार में आए भूकंप के झटके का असर चीन में देखने को मिला। चीन के यूनान प्रांत में बहुमंजिला इमारत के करीब धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, जिसके कारण लोग भागते हुए नजर आए। स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। भूकंप की वजह से 2 लोगों को चोट भी आई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल और आसपास क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। ये कार्यक्रम पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर सहयोग करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नीति प्रवर्तन में मौजूदा अंतराल को पाटना और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र होंगे जो मुख्य पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित होंगे। इन सत्रों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, नदी कायाकल्प, वन और बायोडायवर्सिटी संरक्षण के साथ चिंतन मुख्य निष्कर्ष सत्र शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकट रमणी और एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे। वहीं निर्धारित जो समापन सत्र होना है कल, उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस सत्र को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता संबोधित करेंगे। खबर बिहार से, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का तोहफा देते हुए उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह के बापू सभागार वाले कार्यक्रम में बिहार के 5000 से ज्यादा पैक्स, मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, बुनकर सहयोग समितियां, 1000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियां, 300 ब्लॉक लेवल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां, 300 हैंडलूम वीवर्स की समितियों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद रहेंगे और इस दौरान मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा बिहार को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। देखते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आरएसएस मुख्यालय में अपने पहले दौरे के साथ इतिहास रचने जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवालकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय के भवन विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। पीएम दीक्षा भूमि जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि देंगे। 30 मार्च को भारत के सम्मान्य प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी पवित्र दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं। जो बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे।
प्रधानमंत्री सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का भी दौरा करेंगे। वहां पर पीएम नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी हवाई पट्टी और लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। योगेश कुमार शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को बधाइयां और गले मिलकर भाईचारे का पैगाम देते हैं। ईद और रमजान का अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की यादों से जुड़ा है। वो कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर मस्जिदों में गए हैं और वहां अपनी सद्भावना व्यक्त कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। इबादत का पवित्र महीना रमजान, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर खुद को खुदा के करीब करने की कोशिश करते हैं। इस खास मौके पर सौगात मोदी किट बांटने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल, चावल, सिवैयां, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर शामिल हैं। पीएम की इस सौगात का स्वागत किया जा रहा है। रमजान, ईद जैसे अवसर खुद पीएम की बचपन की यादों से भी जुड़े हैं। मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ही की पहल पर सऊदी अरब सरकार ने भारत के लिए हज यात्री कोटा बढ़ाया। वहीं मोदी सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिलाओं को पहली बार बिना महरम हज पर जाने की अनुमति दी। मुस्लिम बहनों के लिए पीएम का एक और ऐतिहासिक कदम 3 तलाक से मुक्ति दिलाना रहा। इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और अत्याचार से निजात दिलाई गई। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के मोर्चे पर पीछे छूट गए पसमानदा मुसलमानों के दर्द को पीएम ने समझा और उनके हक की आवाज उठाई। पीएम ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से पिछड़ेपन की दलदल में धकेल दिए गए इस समूह के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सर्वधर्म सद्भाव की भावना को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजते हैं। पीएम ने कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर प्रसिद्ध मस्जिदों का दौरा किया, जिसमें ब्रुनई के बंदर सेरी बेगवान में मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, मिस्र के काहिरा में लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद उल हाकिम, सिंगापुर की चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी इस्तकलाल मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस शाही मस्जिद, संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मॉस्क और इंदौर में स्थित सैफी मस्जिद का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय की लगातार सराहना करते रहे हैं। पीएम ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई के मरोल में अल जामियतुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल जामियतुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि बदलते समय और विकास के साथ तालमेल बैठाने के पैमानों पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने स्वयं को सिद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today,
yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री की इस थाईलैंड यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia Summit that was hosted by Thailand. And earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की भी यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका के निमंत्रण पर श्रीलंका जा रहे हैं। Following the BIMSTEC summit in Bangkok, Prime Minister will travel to Sri Lanka from 4th to 6th April for a state visit on the invitation of President Anura Kumara Dissanayake of Sri Lanka. You would all recall that President Dissanayake had visited New Delhi in December of 2024 on his first overseas visit after taking office as president. And now Prime Minister Modi is returning this visit by becoming the first foreign leader to be hosted by President Dissanayake in his capacity as President of Sri Lanka. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के फैसलों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने जहां डीएपी की कीमत को 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1315 रुपये प्रति बोरी किया, वहीं मोदी सरकार ने डीएपी की कीमत को 1350 रुपये प्रति बोरी पर फिक्स रखा हुआ है। 507 रुपया 50 पैसे से 1315 रुपया 56 पैसा करने का पाप डीएपी का 50 किलो की एक बोरी का ये किया यूपीए की सरकार ने। और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है जिसने तय किया कि 1350 रुपया प्रति बोरी, इससे ज़्यादा किसान को नहीं देने देंगे। और इसके लिए भारी सब्सिडी लगातार फर्टिलाइजर पर दी जा रही है। इस साल भी लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को सस्ता खाद उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने दी है। और खरीफ के सीजन में, केवल खरीफ के सीजन की बात कर रहा हूँ, ये सस्ती और सब्सिडी वाली खाद देने के लिए 37,216 करोड़ रुपया विशेष रूप से सब्सिडी दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मसूर और चना पर 11% और 10% आयात शुल्क लगाया गया है, जिसकी वजह से इन खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट न आए। सरकार ने फैसला किया कि आयातित मसूर पर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी
11% वसूली जाएगी। इसका मतलब ये है कि बाहर से अब अगर मसूर आएगा तो 11% इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद आ पाएगा, मतलब यहाँ सस्ता मसूर नहीं आएगा और इसका फ़ायदा किसानों को होगा। आयातित चना सस्ता ना आ पाए, इसलिए सरकार ने फैसला किया किसान को चने का दाम ठीक मिले, तो चने पर भी आयात शुल्क 10% लगा दिया गया है। 10% आयात शुल्क लगाने के कारण सस्ता चना नहीं आ पाएगा और इसका लाभ हमारे किसानों को ठीक दाम मिलने के लिए होगा। ऐसे एक नहीं अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। जम्मू कश्मीर में 27 मार्च से चल रहे ऑपरेशन साफियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अभियान के तहत अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी है, जिसमें सुरक्षा बल मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। इंडियन आर्मी की राइजिंग स्टार कोर ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कठुआ में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। वहीं इस दौरान जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हुए। इस ऑपरेशन में एसओजी, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीमों ने आतंकियों को मार गिराया। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है और यह आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। आज लगने जा रहा सूर्य ग्रहण साल 2025 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में कुछ सवालों के जरिए आइए सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या होता है सूर्य ग्रहण? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है और पृथ्वी पर छाया डालता है। इस बार का सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा? तो नासा के मुताबिक इस बार का आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्या सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा? नासा की माने तो आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस घटना के दौरान चांद की छाया देश को पार नहीं करेगी। सूर्य ग्रहण कब देखा जा सकता है? तो भारत में सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 6:13 पर समाप्त होगा, जो लगभग 4 घंटे तक चलेगा। ग्रहण शाम 4:17 पर अपने चरम पर होगा। हालांकि समय के अंतर और घटना के संरेखण के कारण भारत में ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण देखने के लिए क्या सावधानी बरतें? तो यदि आप उन लोगों में से हैं जो इसे देख सकते हैं, तो याद रखें कि ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को ना देखें, क्योंकि ये आपकी आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप ग्रहण देखने के लिए विशेष चश्मा पहनकर या सुरक्षित सौर फिल्टर का उपयोग कर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति करार देते हुए भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापार शुल्क वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद जताई। अमेरिकी सामानों पर भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की ट्रंप की ओर से की जा रही लगातार आलोचनाओं के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति की जो ये हालिया टिप्पणी है उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहाँ आए और हम हमेशा से बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा शुल्क वसूलने वाले देशों में एक है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी। मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के 1 महीने से भी कम समय में मोदी की यात्रा हुई थी। ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है और उन्होंने दोहराया था कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर नया टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। Well, as you know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends.
India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. केरल में चल रही राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर और सब जूनियर एथलेटिक्स स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरल 289 अंक से रहा शीर्ष स्थान पर और तमिलनाडु भी 159 अंक से दूसरे स्थान पर। वहीं स्विमिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने 63 अंक हासिल कर वो शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने 9 स्वर्ण, 5 रजत, 2 कांस्य पदक हासिल किए। वहीं 4 गोल्ड, 4 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में इस बार कई नवोदित बधिर खिलाड़ी शामिल हुए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।